असाम जैसे ही तहखाने में दाखिल होने लगा तो उसके कानों में किसी की भी चीखों पुकार की आवाज़ सुनाई नहीं दी। इंथेनी इग्नेशो को तुम लोगों ने कहाँ रखा है? वो अपने बड़े पापा से जितना वाकिफ था वो जानता था। इस वक्त इंतहनियों जिंदा या मुर्दा इस तहखाने में लाजमी मौजूद होगा। इसी दरवाजे पर खड़े गार्ड से कराहत लहजे में पूछने लगा। वो जेल नंबर 4 में मौजूद है। उसके इन्फॉर्म करते ही हसाम बगैर रुके आगे की जानी बढ़ गया। वो जैसे ही कोठरी नंबर 4 के सामने पहुंचा, वहां खड़े गार्ड ने बगैर कुछ कहे उसके लिए दरवाज़ा खोल दिया। हसाम ने अंदर दाखिल होकर चारों तरफ में देखा, जहाँ लालटेन की धीमी रोशनी थी और टहनियों का वजूद बगैर किसी सहारे के छत के साथ मजबूती से बंधा हुआ था। हसाम ने अंदर दाखिल होकर चारों अतराफ में देखा, जहाँ लालटेन की धीमी रोशनी थी और इन टहनियों का वजूद बगैर किसी सहारे की छत के साथ मजबूती से बंधा हुआ था। हेलो मैन। सुहान जो अंधेरे में कॉर्नर में खड़ा था वो उसके सामने आता हुआ बोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हसाम ने इन टहनियों को अपनी निगाहों में रखते हुए पूछा, जिसकी हालत काफ़ी खराब लग रही थी। हाँ, तो तुम्हें क्या लगा तुम अकेले से सबक सिखाओगे? इसने ब्लैक के लोगों के साथ पंगा लिया है, इसलिए कुछ हिम्मत करना तो हमारा भी हक बनता है। शहजाम फिलहाल जेट में फंसा पड़ा है। वो जैसे ही यहाँ आएगा मुझे यकीन है थोड़ा हिस्सा वो भी मांगेगा। इसलिए प्लीज मारना इसे जरूर, मगर आखिरी लम्हे में इसे मरने ना देना। जोहान इतने सुकून से कहने लगा, एक पल के लिए हसाम को भी शौक लगा, क्योंकि वो शहजाम के बारे में ऐसे बात कर रहा था जैसे वो जेट में बॉम्ब में ना फंसा हो बल्कि नॉर्मल तरीके से यहाँ आ रहा हो। लेकिन वो जल्दी खुद को कंपोज कर गया, क्योंकि उसकी फैमिली ऐसे ही सरफिरी पागल थी। तो तुमने इसे इस हालत तक पहुंचाया है? हसाम ने तफ्तीश की। ऑफ कोर्स, जब से पता चला था हीर को इसने किडनैप किया है और ऊपर से शहजाम की जेट में बॉम्ब फिक्स करवाया है, मैं गुस्से से पागल हो रहा था। इससे सोचा थोड़ा सा कहीं निकाला जाए, और इसके लिए ये मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा। वो कंधे उचकाते हुए बोला तो उसके अल्फाज पर हसाम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखरी। अभी ये थोड़ा सा निकाला है, जहाँ इसकी ये हालत कर दी गई है कि वो मुकम्मल बेहोश है। अगर सारे का सारा निकला तो इन थैनियों का अल्लाह ही हाफिज है। हीर कैसी है? सुहान के लहजे में एकदम से सफाकियत से नरमी उतरी। डॉक्टर ने कहा है वो खतरे से बाहर है, लेकिन अभी वो होश में नहीं आई। हसाम ने सुहान को जवाब देकर बगैर पल के झपके ठंडे पानी का मग पकड़कर जोर से इन थैनियों के मुंह पर दे मारा। अब जरा मेरी बारी है अपने अंदर के थोड़े गुस्से को निकालने की। वो जहरीली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाते हुए बोला, क्योंकि वो जानता था अगर उससे मुकम्मल गुस्सा निकाला तो सामने हवा में लटका वजूद यहीं दम तोड़ देगा। लेकिन वो इतनी आसान मौत उसे देना नहीं चाहता था, धीरे धीरे तड़पा तड़पा कर मारना चाहता था। इन थैनियों को अपनी आंखें खोलने में दिक्कत होने लगी, मगर फिर भी वो आहिस्ता आहिस्ता खोलने लगा। जैसे ही उसकी आंखों ने रोशनी में आसाम के चेहरे पर फोकस किया तो उसकी आंखों में गुस्सा, जबकि लबों पर शैतानी मुस्कुराहट ऊंट आई। ओह, कैसे हो मेरे प्यारे पुराने दोस्त? इन थैनियों अपने मुंह से निकलते खून को जमीन पर थूक कर पूछने लगा। ओह, जिसकी मंगेतर इस वक्त हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी हो वो भला कैसा हो सकता है? वो खुद ही तन से जवाब भी देने लगा, जिस पर हसाम ने बगैर हिचकिचाए जोर से एक पंच उसके पेट पर दे मारा। दर्द की शिद्दत के बायस कुछ पल इन थैनियों को सांस लेने में दिक्कत हुई। जब तक उसकी सांस नॉर्मल हुई तब तक हसाम आगे बढ़कर उसके बाल अपनी मुट्ठी में दबोच गया। मेरी तुमसे नसीहत है, इस वक्त मेरे सब्र को मत आजमाओ, क्योंकि यकीन करो इस वक्त वो मुझ में है ही नहीं। अब चुपचाप मुझे कुछ सवालों के जवाब दो, अगर जवाब गलत हुआ तो मैं तुम्हारे वजूद को काटना शुरू कर दूंगा, आई प्रॉमिस। वो उसके बालों में अपनी जकड़ काफ़ी सख्त करके घुराते हुए बोला, जिस पर इन थैनियों के वजूद में खौफ की लहर दौड़ी, मगर वो उससे वाचा नहीं करवाई। वो खाली निगाहों से हसाम को देखने लगा। चलो पहले सवाल की जानी पड़ते हैं। हीर कितनी दफ़ा तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाई कि उससे हर्ट मत करो? हसाम ने रूम के कोने से बेसबॉल बैट पकड़ते हुए पूछा। मुझे याद नहीं, शायद एक बार। क्योंकि एक बात मानना पड़ेगी, वो बहुत मजबूत है। हत्ता कि मुझे हैरत। अभी वो अपने अल्फाज मुकम्मल भी नहीं कर पाया था कि सामने बल्ला उसकी दाएं बाजू पर मारा, जिसकी वजह से उसकी हड्डियों की टूटने की बायस उसकी चीखें कमरे में गूंजने लगी। इडियट इंसान, धोखा देना क्या तुम्हारी फितरत में है? जब मैंने सच जवाब दिया तो मुझे क्यों मारा है? इंथेनियो ने दर्द से कराते हुए गुस्से से कहा। धोखा? इस लफ्ज़ से रिश्ता तुम्हारा है, मेरा नहीं। और किसने कहा मुझे तुम्हारी हड्डियां तोड़ने के लिए किसी वजह की जरूरत है? वो उसकी टांग पर बैट मारते हुए बोला। तुम रॉयल्स धोखेबाज हो। तुम लोगों ने अंडरवर्ल्ड को धोखा दिया है, चीट किया है तुम लोगों ने। बेशक फिर वो लंदन हो, ब्राज़ील, पाकिस्तान, न्यूयॉर्क या फिर अब इटली, और उसके अलावा भी ना जाने कितने ममालिक। इंथेनियो ने अपने दर्द को दबाकर हल्के पल चीखते हुए कहा, तो सामने कुछ पल गौर से उसके चेहरे को देखा। ना, मेरी जान, हम रॉयल्स धोखा नहीं दे सकते। उससे कहते हुए उसके दूसरे बाजू पर बैट मारा। क्योंकि हमें तो अंडरवर्ल्ड के लोगों से इश्क है।
ये कहने के साथ ही उसने उसकी बाईं टांग पर बैठ मारा। यकीन करो, बेपनाह इश्क। वो अपने अल्फाज सुराते हुए उससे पीटता रहा, जबकि उसकी तकलीफ भरी आवाज़ें जेल की चारदीवारी में आपस से टकराती रहीं। कोई और होता तो उसकी इस हालत पर तरस आ जाता, मगर सामने तो हसाम था, जिसके अंदर का जानवर आज फिर से काफ़ी अरसे बाद बाहर निकला था, जिसको काबू करने वाली आज पास आते खुद बिस्तर पर पड़ी हुई थी। सुहान ने आगे बढ़कर उसे पुश से दबोचकर पीछे की जानिब खींच लिया। हसाम, बस करो प्लीज, वो मर जाएगा। हमें इसकी जरूरत है। बॉस हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब वो उसके काबू से निकलकर वापस उसकी एक एक हड्डी को तोड़ने लगा, तो सुहान ने ज़बरदस्ती उसे वापस से दूर खींचकर कहा। सर, आपके लिए एक कॉल है। इससे पहले हसाम उससे कुछ कह पाता, एक गार्ड ने अंदर दाखिल होकर उसकी जानिब फ़ोन बढ़ाते हुए कहा। इंथेनियो को जान से मत मारना हसाम। उससे जैसे ही फ़ोन कान के साथ लगाया, बशदार साहब की आवाज़ उसकी समातों से टकराई। और मैं पूछ सकता हूँ, ऐसा क्यों ना करूँ? वो पथरीले लहजे में बोला। लैंग्वेज मिस्टर हसाम। वॉर्न करती आवाज़ स्पीकर से गूंजी, जिस पर वो अपने लबों को बेदर्दी से अपने दांतों से काट गया। सर, क्या आप मुझे वजह बता सकते हैं इसे ना मारने की? अब की बार उससे एहतराम से पूछा। हमें इंथेनियो की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ वो जानता है। इससे उसका जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। जब किसी चीज़ का मुकम्मल सफाया करना हो, तो उससे जुड़े हल्के फुल्के मोहरे यूं ही नहीं गंवाए जाते, क्योंकि वो सफाई को राख में बदलने के काम आते हैं। और यही मोहरा हमारे पास इंथेनियो है। अगर इग्नेशियो का जड़ से खात्मा करना है, तो इसकी जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें इंथेनियो की ज़रूरत है। अब की बार उन्हें समझाते हुए कहा तो सुर्ख होती आंखों से सामने खून से लथपथ वजूद को देखने लगा। जी सर। जवाब देकर फ़ोन को जोर से दीवार के साथ मार गया, जिसके टुकड़े टुकड़े यहाँ वहाँ बिखर गए। तो तुमने कहा तुम्हें अंडरवर्ल्ड के लोगों से इश्क है। क्या बता सकते हो? ये कौन सा इश्क है? इंतहनियो, जिसका वजूद खून से भीगा हुआ था और उससे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, वो हिम्मत करके लड़खड़ाती आवाज़ से पूछने लगा। रेड इश्क। वो एक एक लफ्ज़ चबा कर कहता जेल से बाहर निकल गया, क्योंकि उसे नहीं पता था अगर वो एक मज़ीद लम्हा वहाँ रुका तो क्या कर गुजरेगा। अभी वो तहखाने से बाहर ही निकला था कि उसका फ़ोन बजने लगा, तो वो हासिक का नाम देखकर अपने कान के साथ लगा गया। आई होप सो तुमने उस बास्टर्ड को अभी जान से ना मारा हो, क्योंकि मेरा उससे कुछ हिसाब निकलता है। वो झुकाए बगैर वो मर नहीं सकता। अभी उससे मोबाइल कान के साथ लगाया ही था कि हादसे की पुरतपिश आवाज़ उसके कानों से टकराई। जिंदा है अभी। इशाल और शाजाम का क्या बना? वो संजीदगी से पूछने लगा। अभी वो चाह रहा था कि सबसे दूर होकर सिर्फ खुद के साथ वक्त गुजारे, लेकिन वो जानता था इस वक्त ये मुमकिन नहीं। उसकी फैमिली को उसकी ज़रूरत है। वो दोनों ठीक हैं। उनका बॉम्ब डिफ्यूज़ हो गया है। आधे घंटे तक उनका जेट लैंड हो जाएगा। तुम फिर एयरपोर्ट पर ही होगे? और कहाँ जाऊंगा मैं? किसी की अकल बस आज ठिकाने लगानी है। बहुत देख ली मैंने उसकी मनमानी। प्यार से समझाना, गुस्से से नहीं। हम्म। आसिक कहकर फ़ोन बंद कर गया, तो हसाम अपने बालों में हाथ फेरकर सीधा हॉस्पिटल की जाने बढ़ गया। एक ही जैसे ही आंख खुली तो उसके पूरे वजूद में दर्द की लहर दौड़ी और उससे कुछ भारी सा अपने हाथ पर महसूस किया। उससे अपने अंदर उठते दर्द से लड़ने के बाद अपना रूह अपने हाथ की जानिब किया। वहाँ हसाम उसके हाथ पर अपना सर रखे हुए था। वो मुश्किल से ऊपर उठकर अपने दूसरे हाथ को आगे बढ़ाकर प्यार से उसके बालों में अपनी उंगलियां चलाने लगी। उसका लम्स अपने सर में महसूस करके हसाम की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुल गईं। जैसे ही उसने हीर को होश में देखा, वो सीधा होकर बेयकीनी से उसे देखने लगा। फिर उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाकर हल्का सा उसके चेहरे को छुआ, कहीं वो ख्वाब तो नहीं देख रहा। ओ मेरे खुदाया, तुम सच में जाग गई? जब उसे यकीन हो गया कि ये ख्वाब नहीं है, तो वो होशी से आगे बढ़कर उसके चेहरे को दीवानावार चूमते हुए बोला, जबकि वो ब्लश करते हुए उसके सीने पर हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगी। और तुम्हें क्या लगा, इतनी आसानी से तुम्हारी जान छूट जाएगी? वो लाल गुलाबी पर्दी उससे घूरते हुए बोली। तभी उसके रिब्स में दर्द उठा तो वो हंसी थी तकलीफ में बदल गई। क्या हुआ हीर? उसके चेहरे पर दर्द के तासुरात देखकर वो परेशानी से पूछने लगा। दर्द? असम, इस वक्त मैं अपने सारे वजूद में बस इसे ही महसूस कर रही हूँ। वो तकलीफ से थोड़ी होती बोली, तो वो जल्दी से उठकर डॉक्टर की तलाश में बाहर गया। जहाँ यावर उसे सामने ही मिल गया, वो उसे लेकर हीर के पास आया। उन्होंने उसे चेक करके कुछ पेन किलर्स गोलियां उसे दे दी। हीर, इस वक्त क्या खाने को दिल कर रहा है? असम हीर को खाली पेट गोली नहीं खिलाना चाह रहा था, इसलिए उसके बालों को कान के पीछे करके नरमी से पूछने लगा। कुछ लाइट सा। उसके जवाब पर वो उठकर वहां से चला गया।
और कुछ ही देर बाद वो सूप के साथ उसके सामने मौजूद था। सॉरी, मेरी वजह से हाउसकीपर को ऐसे रात को उठना पड़ा। वो परेशानी से बोली क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी हुई थी और यही वजह थी कि उसके होश में आने तक यहाँ सिर्फ हसाम था, क्योंकि बाकी सबको उसने ज़बरदस्ती घरों में भेज दिया था। मैम, अगर आप भूल गई हैं तो आपको बता दूं, आपके शोहर को खाना बनाना आता है। वो मुँह पुसोड़ते हुए बोला तो हीर नाम में सही लाकर हंसने लगी। यू आर टू ग्रेट माई क्यूट हबी। वो आगे की जानिब झुककर प्यार से उसे गालों को खींचती हुई बोली तो हसाम के गालों में हल्की सी सुर्खी बिखरी। ओह माय गॉड हसाम, तुम ब्लश कर रहे हो। वो हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से बोली। नहीं तो। वो बुकलाते हुए बोला, जबकि हीर के दिल ने एक बीट मिस की। हसाम, तुम कैसे हो। वो एकदम से फिक्रमंद हुई क्योंकि उसके चेहरे पर पहले जैसी रौनक नहीं थी। मुझसे क्यों पूछ रही हो? मैं ठीक हूँ। इस वक्त तुम हो ठीक नहीं हो, तुम्हें इतनी चोट आई है। हसाम, मैं तुम्हारे चेहरे पर थकावट साफ साफ देख सकती हूँ। तुम लास्ट टाइम कब सोए थे। उस दिन से, जब से तुम किडनैप हुई हो, ये सोचकर ही मेरी जान निकली जा रही थी कि तुम महफूज नहीं हो। तुम मुझसे दूर थी ही। तुम्हारे बगैर जिंदगी अब जिंदगी महसूस नहीं होती। मुझे मुसलसल ये ख्याल मारे जा रहा था कि मैं तुम्हें खो दूंगा। वो बेबसी से बोला और फिर आगे बढ़कर अपने हाथों से उसे सूप पिलाने लगा। इधर देखो हसाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। प्लीज़ ज़्यादा टेंशन मत लो। आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। वो उसे यकीन दिलाते हुए बोली। तुम फिक्र मत करो, मैं आइंदा ऐसा कुछ होने भी नहीं दूंगा। तुम्हारी जिंदगी में सूरत हाल नामुमकिन कर दूंगा। वो पुरइत्माद लहजे में कहकर उसकी पेशानी पर अपने लब रख गया। क्या मतलब। वो नासमझी से पूछने लगी। कुछ नहीं, तुम बस ये खत्म करो, उसके बाद मेडिसिन खानी है। वो उसकी जानिब सूप का चम्मच बढ़ाते हुए बोला, जो हीर अपने मुंह में डाल गई। इस दौरान उन लोगों ने किसी भी और शख्स के बारे में बात नहीं की, यहाँ तक कि चांद सेब के बारे में भी नहीं। हीर का तो ख्याल था ये लफ्ज़ की झूठ हो जाए, इसलिए वो उस बारे में सोचना भी नहीं चाह रही थी। वो समझ रही थी उस दिन उसने जिस शख्स को देखा वो है ही नहीं, वो सिर्फ ख्वाब था जिसे उससे अपने दिल के किसी कोने में वापस दबा दिया था। सो जाओ, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। उसे मेडिसिन देने के बाद जब हीर वापस सीन की वादी में उतरने लगी तो असाम उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोला और फिर वहाँ से चला गया। वो जैसे ही बाहर निकला उसकी नज़र टेबल पर बैठे वजूद पर पड़ी, जो आज अपनी उम्र से ज़्यादा बूढ़े लग रहे थे। शाम को वो आज कहीं से भी थी जहाँ से रॉयल नहीं लग रहे थे, बल्कि एक हारा हुआ बाप लग रहा था जो अपनी बेटी के सामने जाने से डर रहा था। वो कैसी है अब? उन्होंने जब अपने वजूद पर मुसलसल किसी की निगाह पड़ी महसूस की तो बगैर सर उठाए पूछने लगे। उनकी आवाज़ में इतना दर्द महसूस करके एक पल के लिए असाम का वजूद भी बतराया, क्योंकि ये वो आवाज़ थी जिसमें हमेशा रोब तपतपा झलकता था और आज यही आवाज़ कितनी हारी हुई सी थी। आप खुद जाकर उससे क्यों नहीं मिल लेते? अभी वो कुछ देर पहले ही होश में आई थी। वो संभल कर उनके करीब जाकर बोला। तुम्हें क्या लगता है मेरा दिल नहीं करता मैं उसके करीब जाऊं, उसे अपने सीने से लगाऊं और उसे बताऊं मुझे उससे किस कदर मोहब्बत है? लेकिन मैं नहीं जा सकता। वो लाचारी से बोले। क्यों नहीं जा सकते? वो आपकी बेटी है, आपका खून। बेटियां तो वैसे भी बाप की मोहब्बत की भूखी होती हैं। वो नरमी से बोला। मुझे डर लगता है। वो अपना सर हाथों में पकड़कर बोले। उनके अल्फाज पर हसाम को झटका लगा। डर, और वो भी दी जहाँ से रॉयल को। वो सोच कर रह गया। कैसा डर? उससे नासमझी से पूछा। उसकी आंखों में खुद के लिए नफरत देखने का डर। ये कहते ही उनकी आंखों से एक आंसू टूट कर गिरा, मगर वो जल्दी खड़े होकर वहां से चले गए। हीर ने स्टूल पर बैठकर हंटर की जानिब देखते हुए लंबा सांस खींचा, जिससे अभी तक होश नहीं आया था। बस भी करो हंटर, अब उठ भी जाओ यार। इतना टाइम हो गया है, तुमने अपनी आंखें नहीं खोली। तुम थके नहीं हो इतना सो सो कर। उसके चेहरे की जानिब देखते हुए बोली, जो पीला शर्ट पड़ा हुआ था। जब सामने से सिर्फ खामोशी मिली तो उसकी आंखें भीगने लगीं। उससे हंटर की कंडीशन के बारे में यावर से भी बात की थी, जिसने उसे यकीन दिलाया था कि वो जल्द ही सेहतयाब हो जाएगा। मैम, अब आपको वापस अपने रूम में चलना चाहिए। नर्स जो उसके बराबर खड़ी थी वो उससे मुखातिब होकर बोली, तो वो एक नाहरी नज़र हंटर पर डालकर उठ खड़ी हुई। नर्स का सहारा लेकर अपने रूम की जानिब चल पड़ी। थैंक यू सो मच। जब उस नर्स ने हीर को बेड पर लेटने में मदद की तो वो मुश्किल लहजे में बोली, शुक्रिया करने वाली कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। वैसे भी ताज़ा हवा सेहत के लिए अच्छी होती है और मुझे उम्मीद है मिस्टर हंटर भी जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। नर्स की तसल्ली देने पर हीर ने इस बात में सही लाया। उसे होश में आए 6 दिन हो चुके थे और उन दिनों उसके जख्म भी काफ़ी हद तक भर चुके थे। "उम्म, क्या हसाम यहाँ मुझसे मिलने आए थे?" वो उम्मीद से पूछने लगी।
नहीं मिस, हसाम सा नहीं आए। उसके बताने पर हीर को दुख हुआ, क्योंकि वो उस दिन के बाद से उससे मिलने नहीं आया था। जिस दिन हीर को होश आया था, उससे हर पल उसकी राह तकते हुए गुजारा था, मगर वो नहीं आया था। मैं कुछ किताबें यहाँ रख कर जा रही हूँ, अगर आप बोरियत महसूस करें तो ये पढ़ सकती हैं। नर्स से कुछ किताबें टेबल पर रखते हुए कहा, और फिर वह वहाँ से चली गई। अभी कुछ ही मिनट्स गुजरे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई, और वहाँ से इशाल और तारिका कमरे में दाखिल हुई। अब हमारी प्रिंसेस कैसी है? तारिका ने एक सोफे पर बैठते हुए पूछा। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, खास करके आज की सैर ने काफ़ी रूह को ताज़ियत दी है। वो नरमी से बोली। उससे जानबूझकर हंटर का नहीं बताया, क्योंकि वो हंटर और रॉयल्स के दरमियान दुश्मनी से बाखूबी वाकिफ थी। लेकिन वो शायद ये भूल गई थी कि वो भी रॉयल ही है। भूला तो तब जाता है जब शाद हो, और वो तो जानसेब के साथ हुई लैपटॉप पर छोटी सी मुलाकात को झूठ समझ रही थी। देखो, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंदीदा कपकेक्स लाई हूँ। ईशान ने बॉक्स सिर की जाने बढ़ाते हुए कहा, तो वो जो खुशी से पकड़ गई। तुम ग्रेट हो ईशान, कसम से मैं उगता गई थी हॉस्पिटल का खाना खा खा कर। वो बॉक्स से एक केक निकालकर उसको खाते हुए मजे से बोली। हीर, तुम ठीक नहीं हो। तारिका ने सवाल की जगह पुरयकीन लहजे में कहा। क्या? ईशान ने नासमझी से कहा, जबकि हीर भी जासूसों से देखने लगी। हीर को कोई बात परेशान कर रही है। ये खुश है, लेकिन ये खुशी इसकी आंखों से नहीं झलक रही। तारिका, जो तब से खामोश बैठी हीर का मुआयना कर रही थी, संजीदगी से बोली। विशाल ने भी गौर से हीर की जानिब देखा, जिसकी आंखों में उदासी नुमाया थी। क्या हुआ है हीर? विशाल भी फिक्रमंदी से पूछने लगी। कुछ भी गलत नहीं है यार, बस इस बेड पर लेट लेट कर थक सी गई हूँ। वो कंधे उचकाते हुए बोली तो विशाल और तारिका एक दूसरे की जानिब देखा। वो अपने बाबा को लेकर परेशान हो, लेकिन वो इस बात का जिक्र उसके सामने नहीं कर सकती थी, क्योंकि जान सेब ने सख्ती से ऑर्डर दिए थे कि हीर के सामने उसका कोई जिक्र ना करे। हीर, फिर भी बताओ क्या प्रॉब्लम है? तुम हमें बता सकती हो। विशाल ने बात को खींचा, शायद हीर खुद ही जिक्र कर ले। ओके, जब से मुझे होश आया है असम, उसके बाद मेरे पास नहीं आया। अब तुम लोग बताओ, क्या चल रहा है? कहाँ है वो? क्यों नहीं आ रहा? वो एकदम सवाल पर सवाल करने लगी। कुछ भी नहीं हीर, हसाम सिर्फ काम में बिजी है, और तो कोई बात नहीं। झूठ, तुम झूठ बोल रही हो। सच बताओ इशाल, मुझसे सब मिले हैं, सबके सब, लेकिन वो नहीं आ रहा। हीर ने बेबसी से कहा। तुमसे बॉस से मिलने आए हैं? तारिका ने चौंक कर पूछा। नहीं, वो क्यों आएंगे? मैं तो मामूली सी गुलाम हूँ, बॉस थोड़ी मुलाजमों से मिलते हैं। वो पथरीले लहजे में बोली तो तारिका और इशाल ने हैरत से उसकी जाने देखा। हीर, कुछ भी मत बोलो, तुम तो उनकी बे। शट अप, वो ऊंचे लहजे में बोली। तो उन दोनों को शौक में देखकर वो संभल कर बोलने लगी। सॉरी, प्लीज बताओ ना, हसाम क्यों नहीं आ रहा? हीर, हसाम कुछ कामों में मसरूफ है। ओह, तो माफिया की दुनिया में राज करना मुझसे ज्यादा जरूरी है। वो हुश सा कहका लगाकर बोली। माफिया? इशाल ने नासमझी से पूछा। क्यों, अपने पेशे को भूल गई हो तुम भी? इसी चक्कर में तो लाया गया है ना मुझे यहाँ। ये कहते हुए अचानक से उसकी आंखें नम होने लगी। हीर, तुम क्या बोल रही हो? कुछ नहीं बोल रही, प्लीज जाओ यहाँ से, मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ। वो लेटकर अपने ऊपर लिहाफ लेते हुए बोली तो तारिका ने फिक्रमंदी से इशाल की जाने देखा। हीर, हसाम जल्द आ जाएगा तुम्हारे पास, प्लीज रोकर अपनी तबीयत खराब मत करो। ईशान, प्लीज जाओ, मुझसे एक एक लफ्ज चबाकर कहा, तो ना चाहते हुए भी भारी कदमों के साथ तारिका के साथ बाहर निकल गई। हीर ने ऐसा क्यों कहा? हसाम माफिया की ड्यूटी निभा रहा है? तारिका ने बाहर निकलते ही अचंभे से पूछा। यही तो मुझे। अभी इशाल बोलने ही लगी थी कि उसकी निगाह सामने से आते हासिक पर पड़ी, जो उसे इग्नोर करता आगे बढ़ गया। तारिका, प्लीज तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं बस अभी आई। वो अपनी गाड़ी की चाबी उसकी जाने बढ़ाकर बगैर उसके सुने आगे की जाने बढ़ गई। लेकिन यार, ये माफिया। जब उसने देखा ईशाल उससे नहीं सुन रही और काफ़ी दूर चली गई है, तो वो नाम हिस्सा हिलाकर आगे की जानी बढ़ गई। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? ईशाल ने जब हादसे को अपने ऑफिस की जानिब जाते देखा, तो उसके बराबर आकर पूछने लगी। वो मगर नज़रअंदाज करके लेफ्ट टर्न ले गया। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। जब उसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया, तो वो उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में जकड़कर उसे जोर से दीवार के साथ लगाती हुई बोली। तो वो सर्द निगाहों से उसकी हाथ को, जिसमें उसकी शर्ट थी, फिर उसकी आंखों में देखने लगा, जिस पर इशाल के दिल ने एक बीट मिस की। अपनी हद में रहो। वो उसके हाथ को अपनी शर्ट से झड़कते हुए घुराया और मज़ीद 2 कदम चलकर अपने ऑफिस में दाखिल हो गया। अगर ना रहूं तो? वो भी ऑफिस में दाखिल होकर तुर्की ब तुर्की बोली। तो मुझे हद याद दिलाना आती है।
वो उसे ज़ोर से दीवार के साथ लगाकर सहन लहजे में बोला, आखिर तुम्हारा मसला क्या है? क्यों कर रहे हो ये सब? वो जो गुस्से में पूछने वाली थी, कहते हुए उसके लहजे में नमी आसम हुई। क्या कर रहा हूं मैं? वो उससे दूर होकर अपने ऑफिस चेयर पर जाकर बैठ गया। यही सब क्यों इग्नोर कर रहे हो? वो नम आंखों से उसकी जानिब देखते हुए पूछने लगी, क्योंकि वो जब से वापस आई थी आसिक उससे अजनबियत वाला रवैया रखे हुए था, जो देखकर उसे तकलीफ हो रही थी और आज तो उसकी बर्दाश्त ही खत्म हो गई थी। मैं क्यों करूंगा? मैं कौन होता हूँ कुछ करने वाला? जाओ तुम यहाँ से। वो लैपटॉप ओपन करते हुए सफाकी से बोला, फाइन, मैं उन कमज़ोर लड़कियों जैसी नहीं हूँ जिन्हें मोहब्बत के लिए गिड़गिड़ाना पड़े। अगर तुम यही करने वाले हो ना तो ठीक है। वो अचानक से उसके करीब आकर उसका लैपटॉप जोर से बंद करके एक एक लफ्ज़ चबाकर बोली, जबकि आंसू उसकी आंखों से निकलकर उसके गालों पर बिखरने लगे। जब उससे उसकी जानिब से कोई हलचल महसूस नहीं की तो ईशान ने टेबल पर पड़े लैंप को जोर से ज़मीन पर पटक दिया। मैंने कहा फाइन। वो गुस्से से आँख बगोला होकर कैटी दरवाजे की जानी बढ़ गई। इससे पहले वो निकल जाती, वो उसका बाजू थाम कर रुक गया। मेरा जो ये इतना नुकसान किया है इसका क्या? इसकी भरपाई कौन करेगा? वो ज़मीन पर टूटे हुए लैंप की जानिब इशारा करता हुआ बोला। विशाल ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा कि इस वक्त भी उसे इससे ज़्यादा उस लैंप की पड़ी हुई थी। इसकी भरपाई मैं कर दूंगी, लेकिन तुम्हारी वजह से जो मेरे दिल में दर्द उठा है उसका क्या? उसकी भरपाई कर सकते हो तुम? वो अपना बाजू छुड़ाकर अपनी पॉकेट से कार्ड निकालकर उसके टेबल पर फेंकते हुए बोली, मगर वो कुछ कहने की बजाय उसे देखने लगा, जो सेकंड्स में कितनी टूटी हुई लग रही थी। इससे जितने दिल करे उतने ले खरीद लेना। वो सुर्ख होती आंखों से कार्ड की जानिब इशारा करती हुई बोली, तुम इतने जालिम तो नहीं थे। जब उसकी जानिब से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो वो तकलीफ से कहकर दरवाजे की जानिब बढ़ गई। तुमने बना दिया है। उसे बाजू से पकड़कर उसका रुख अपनी जानिब करता हुआ बोला, मैंने? वो भीगी आंखों से नासमझी से पूछने लगी। हाँ, तुमने इशाल। तुम वजह हो। तुमने मुझसे अभी पूछा, मैं जो तुम्हारे दिल में दर्द जगा रहा हूँ उसकी भरपाई है? नहीं है मेरे पास। लेकिन जो तुम मुझे अजियत देती रहती हो, तुम्हारे पास उसका हिसाब है। अगर तुम हिसाबों की बात करोगी ना मेरी जान, यकीन मानो खसारे में तुम ही रहोगी। वो उससे एक कदम दूर होकर बोला, मैंने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जो तुम्हारी तकलीफ या अजियत का बायस बने। वो सुलगते लहजे में बोली। और सीरियसली, अभी तुम्हें खबर मिले मैं अगले ही पल मरने। अभी वो बोल भी नहीं पाया था कि वो तड़प कर उसके मुंह पर अपना हाथ रख गई। देखो, मेरा कहना ही तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। और तुमने सोचा है कल मुझ पर क्या गुजरी थी जब मुझे पता चला तुम्हारे जेट में बॉम्ब है? तुम्हें एहसास है मैं कितनी बार बेमौत मरा हूं? उसका हाथ अपने मुंह से हटाकर कहने लगा, हासिक। क्या हासिक? हाँ, बोलो क्या हासिक? वो हलक के बल चिल्लाया तो वो सहम कर उससे दूर हुई, क्योंकि आज तक उसे मोहब्बत वाला उसका रूप देखती आई थी और ये तो बिल्कुल मुख्तलिफ था। तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? तुम हमेशा बगैर सोचे समझे कुछ भी क्यों कर गुजरती हो? तुम्हें कुछ भी करते वक्त मेरा ख्याल नहीं आता? अगर मुझे कुछ हो गया तो वो क्या करेगा? मेरे बगैर कैसे जिएगा? तुम्हें एहसास नहीं होता ना? तुम्हें मेरी फिक्र नहीं ना? वो आखिर में हारे हुए लहजे में बोला, क्योंकि ईशाल हमेशा बगैर सोचे समझे अपनी जान मुश्किल में डाल देती थी। हासिक, मैं? तुम कहती हो तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। जिनसे मोहब्बत होती है उनकी फिक्र भी होती है, उनका ख्याल भी दिल में रहता है। तुम झूठ कहती हो। तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है इशाल। वो बेबसी से अपने बालों में हाथ फेरता हुआ बोला तो ईशाल ने तकलीफ से उसकी जाने देखा। जो कहना है कह लो, लेकिन प्लीज़ ये मत कहो मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है। मेरी लापरवाही का मेरी मोहब्बत से मुआवजा मत करो प्लीज़। खुदा गवाह है, मैंने तुम्हें बहुत चाहा है। प्लीज़, मैं जो करती आई हूँ वो मेरा बचपना है, उसकी सज़ा इतनी भी मत दो। आई प्रॉमिस मैं नेक्स्ट टाइम से ख्याल रखूंगी। उसकी जरूरत नहीं है। गुस्से से बोला तो विशाल ने खौफ से उसकी जानिब देखा। क्या मतलब? प्लीज़ हासिक, इतने भी पत्थर दिल मत बनो। प्लीज़ प्लीज़। वो जो कुछ देर पहले कह रही थी, मैं कमज़ोर लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो मोहब्बत के लिए गिड़गिड़ाएं, अब अनजाने में खुद को वही कर रही थी। क्योंकि मोहब्बत है ही ऐसा नशा, इंसान ना चाहते हुए भी उसे पाने के लिए गिड़गिड़ाने की हद तक उतरा जाता है। इस खूबसूरत एहसास के आगे अना बेमायनी हो जाती है। हाँ, तो तुम्हें जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका ख्याल अब मैं बाखूबी रखूंगा कि तुम कोई बेवकूफ़ी मत करो। उसके अल्फाज पर वो हैरत से उसकी तरफ देखने लगी तो आसिक ने उसे करीब होकर उसकी आंखों से आंसू साफ किए। मतलब? तुम्हें अपने पास कैद करके। उसकी जानिब झुकता हुआ बोला, कैद? ऐसा कोई कैदखाना है ही नहीं जो ईशान रॉयल को कैद कर सके।
वो अपना रोना धोना भूलकर यकीन से बोली। निकाह से खूबसूरत कोई कैद खाना नहीं, और यकीन करो उसी के 2 बोलों से मैं तुम्हें अपने पास हमेशा के लिए कैद कर लूंगा, और यहाँ से रिहाई सिर्फ मौत ही है। उसके अल्फाज व इशाल के हया से काल दुखने लगे। ऐसे कैद खाने में रहना मेरी खुशकिस्मती है। आगे कब कर रहे हो कैद? वो अपने पहले वाले कॉन्फिडेंस में वापस आते हुए पूछने लगी। बहुत जल्द। वो सुकून से बोला और फिर टेबल से इशाल का लैंक कार्ड पकड़कर उसकी जानिब बढ़ाया। लैंप को छोड़ो, शादी की शॉपिंग करना शुरू करो। वो उसको कॉर्ड पकड़ाते हुए शोक लहजे में बोला तो इशाल के काल गुलाबी से सुर्ख पड़ने लगे। कह तो ऐसे रहे हो जैसे शादी की बात कर चुके हो। वो अपने खुश होते लबों पर जुबान फेरते हुए बोली। समझ लो हो गई है, बहुत जल्द बस रिश्ता भेज रहा हूँ। तुम दुल्हन बनने की तैयारी करो, मैं तुम्हें दुल्हन के लिबास में सजा संवरा देखने के लिए बेताब हूँ। वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला तो वो शर्म से अपनी निगाहें झुका गई। इडियट! वो कहकर ऑफिस से बाहर भाग गई जबकि उसका रोम रोम खुशी से महक रहा था।